हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड क्या आफ्टरनून हाल सर। चाल है? सही गुड सर। आफ्टरनून सर। खाना पीना खा लिया? यस जी जी सर। जी। क्या क्या खाने में खाया आज फिर? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? यार मैंने भी सेम खाए हैं आज तो। सर भिंडी आलू। अच्छा, भिंडी आलू, क्या बात जी है। सर, वो बढ़िया। बड़ी वाली भिंडी होती है ना, वो सर। अच्छा, बड़े वाली भिंडी जो होती है। जी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और निकिता, आपने क्या खाया है? डोसा। डोसा? ओ माय गॉड। बढ़िया सर बढ़िया आपके बढ़िया। बर्थडे के क्या प्लान सर? बर्थडे की प्लानिंग बस आपके साथ ही है। मेरे को तो शाम को आना ही है, 3-4 घंटे मैं तो यहीं पे रहूंगा। उस दिन वैसे लाइव भी आऊंगा। जी। ऑनलाइन पार्टी। हाँ, ऑनलाइन पार्टी यार, बाहर तो अब कहीं जा नहीं सकते। यस सर। तो हाँ। सर, भाभी मैम कुछ बना के खिला रही होगी। मैम कुछ बना के खिला रही है, ये मैं मैम को बना के खिला रहा हूँ। चलो, और बताओ बाकी। बढ़िया सब्जी। सर आप। यस सर, सर आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रहा? यार यस तुम्हें सर। मैं दिखता ही नहीं हूँ, मुझे लग रहा कभी। आप दिख रहे हो सर। अच्छा, आप दिख रहा हूँ। यस सर। ये सर आप देते हो। चलो बढ़िया। चलो जी, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। 4 बच्चे तो आ चुके हैं, बाकी अब बता दो किन किन का डाउट है एक बार यार। चैट बॉक्स में वैसे नाम लिख दो। आकाश, आपका डाउट है कोई? नो सर। निखिलेश। ये सर गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलो। क्या डाउट है? सर मुझे वो जो जीएसटी में 3 कंसेप्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लाइबिलिटी लेजर का थोड़ा सा एक बेसिक समझा दीजिए प्लीज। अच्छा, जो आपका जीएसटी के अंदर जो आप ये कह रहे हो कि जो हमारा क्रेडिट लेजर है, लाइबिलिटी लेजर और जी कैश लेजर, उसका मतलब क्या है? जी उसके अंदर ना गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई भी पर्सन मान लो जीएसटी में कोई भी काम करे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं जीएसटी में जी रजिस्टर्ड हूं, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हर बिजनेसमैन को ना उसके जीएसटी पोर्टल पे, मतलब जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। एक तो होगा जी लाइबिलिटी लेजर, एक होगा क्रेडिट लेजर और एक होगा कैश लेजर। ओके लाइबिलिटी लेजर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी उसकी टोटल देनदारी होगी ना, वो सारी की सारी उस लेजर के अंदर शो होगी। इट ओके मींस लाइबिलिटी का मतलब क्या है, मुझे गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देना है वो भी उसके अंदर शो होगा। अगर मैंने ओके कोई डिफॉल्ट किया, इंटरेस्ट कितना होगा, पेनल्टी कितनी होगी, फीस कितनी होगी, वो भी सारा का सारा शो कहां पे होगा? लाइबिलिटी के अंदर होगा। ओके क्रेडिट लेजर का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन ने जब भी कोई सामान परचेज किया होगा ना, तो उसने परचेज जी पर जीएसटी दिया होगा। जी और जब उसने परचेज पर जीएसटी दिया होगा तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि उस परचेज पर जो भी जीएसटी दिया होगा उसका उसको आईटीसी मिल जाएगा। ये सर। अब कितना पैसा उसने गवर्नमेंट से लेना है वो कहां पे शो होगा? क्रेडिट लेजर के अंदर शो होगा। गवर्नमेंट से कितना लेना है? गवर्नमेंट से कितना लेना है, तो मुझे गवर्नमेंट को देना कितना है वो मेरी लाइबिलिटी लेजर के अंदर शो हो जाएगा। और मुझे गवर्नमेंट से लेना कितना है वो मेरा शो होगा क्रेडिट लेजर के अंदर। अब ओके गवर्नमेंट सर। ये बात कहती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लो लाइबिलिटी लेजर के अंदर मेरा बैलेंस आ रहा है 4,000 यस सर। और क्रेडिट लेजर के अंदर आ रहा है मान लो 2,000। तो इट ओके मीन मुझे गवर्नमेंट को 4,000 देने हैं और मुझे गवर्नमेंट से 2,000 पे लेने हैं। तो यस सर। गवर्नमेंट ये बात कहती है जो बैलेंस आपका नेट 2,000 होगा ना, उसकी पेमेंट तुम कैसे करोगे? वो कैश लेजर से करोगे। ओके सर। तो कैश लेजर का मतलब क्या होता है कि जितना क्रेडिट यूज करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसकी पेमेंट कैसे करनी होगी, वो सारा कैश लेजर से जाएगा। ओके बट सर। एक बात ये ध्यान देना कि जब भी लाइबिलिटी लेजर के अंदर जीएसटी के अलावा और कोई लाइबिलिटी होगी, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की हो गया, पेनल्टी की हो गया, ठीक है, तो या उसकी लाइबिलिटी जो होगी ना वो ऑलवेज आपकी कैश लेजर से जाएगी। ओके सर। या अगर कोई जीएसटी रिवर्स चार्ज है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं यस आपको ही सप्लाई कर रहा हूं, आपसे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को देने जाऊंगा, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि तुम आईटीसी यूज कर लो। यस ठीक है, एक तो ये केस हो गया। बट दूसरा यस। केस क्या बन सकता है? मान लो मैंने कहीं सामान परचेस किया ओके। और उस सामान पर मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया, मतलब रिवर्स चार्ज में। यस सर। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जब वो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी में देने जाऊंगा ना, तो ऑलवेज कैश लेजर से ही पेमेंट करूंगा, उसके लिए क्रेडिट लेजर यूज नहीं करोगे। ओके सर तो बस ये श्योर। बात यस। ध्यान रखना, क्रेडिट लेजर का यूज सिर्फ जीएसटी की पेमेंट में होता है। और अगर यस। तुम्हें कुछ भी उसके अलावा पेमेंट करनी है उसके लिए तुम्हें कैश लेजर यूज करना पड़ेगा। ओके सर। ये चीज ठीक होती है। है। सर एक डॉट और है।
कि सर जैसे आपने जो जीएसटी के मैराथन में रजिस्ट्रेशन में आपने जितना भी पार्ट पढ़ाया है, लाइक फॉर एग्जांपल उनके एप्लीकेशन की डेट्स वो 30 डेज और 5 डेज वाला, एंड सर एक्चुअली बुक में रूल्स भी लिखे हुए हैं बहुत सारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, हम्म। तो सर वो भी पढ़ना कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, रूल्स में ना आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नंबर हैं, और फॉर्म नंबर की लिस्ट मैंने इस समरी के अंदर बना के डाल दी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो उसके अंदर ना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नंबर कौन कौन से हैं उसको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। तो सिर्फ फॉर्म नंबर याद करने हैं, टाइम लिमिट वही याद करनी है जो हमने मैराथन के अंदर की और जो नॉर्मली आपने क्लास में भी की होगी। ओके ओके, श्योर सर, थैंक यू। ओके जी, या थैंक यू। चलो और बताओ जी, डाउट किसी और का? डाउट जी, अलीशान अंसारी, आपका डाउट है? ज्योति, आकाश, निकिता, किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। नालायक, अगर डाउट नहीं है तो फिर क्या मतलब यहाँ पे आज जगराता सुनने के लिए आए हो क्या मेरा? आज कुछ तो डाउट पूछो। आज मेरे को लग रहा है, मेरे ख्याल से बच्चों को पता भी है डाउट सेशन है या नहीं है, ये नहीं पता। मैंने तो कल अनाउंसमेंट भी यूट्यूब पे इस चक्कर में की थी कि बच्चों को पता लग जाएगा। यार बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। एक बच्चे का डाउट आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकल ट्रस्ट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट? चैरिटेबल ट्रस्ट का मेनली पर्पस होता है चैरिटेबल एक्टिविटी, और जो इलेक्ट्रोकल ट्रस्ट होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ना, वो उसके अंदर डोनेशन देते हैं इलेक्ट्रोकल ट्रस्ट के अंदर। तो उसके कई सारे पर्पस होते हैं, बट जो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट होगा वो मेनली चैरिटेबल एक्टिविटी में ही यूज किया जाएगा। ये अलीशान अंसारी का क्वेश्चन था। चलो और बताओ जी, कुछ तो बताओ। अब ऐसे बैठ के क्या करें, बताओ। हेलो सर। हाँ जी, हाँ निकिता बोलो। सर ये चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। बोलो। इनकम आया था तो उसके टॉपिक से रिलेटेड है। नेचर ऑफ एसेट, जो मूवेबल एसेट मूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन, वो नहीं समझ में आ रहा सर। एक बार दोबारा बोलो, आपकी आवाज कट रही है बीच में, क्या कह रहे हो? कौन सा नहीं समझ में आ रहा? नेचर ऑफ एसेट, जो मूवेबल प्रॉपर्टी अपने करते तो विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन लेते कि इतना रुपया ज्यादा लगेगा, 50,000 से जो कम लगेगा, जो टैक्सेबल वैल्यू जो होता है हमारा, वो उस टॉपिक पे। गिफ्ट की टैक्सेशन में आप कह रहे हो? हाँ, नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन नहीं में। नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी में वही ना जो हमने 3 फॉर्म बनाए थे, मनी, मूवेबल और इमूवेबल, गिफ्ट की हाँ, टैक्सेशन ना। हम्म, हाँ, तो उसके अंदर तो ये है कि जब भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब तो पहली बात लॉ में डिफाइन किया हुआ है। ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चंस है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो सब कुछ वहां पे लिस्ट आपको दी हुई है। हाँ, अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको विदाउट कंसीडरेशन में रिसीव हो रही है, मतलब प्योर गिफ्ट है, तो उस केस में उसकी वैल्यू अगर 50,000 तक होगी फिर तो रिसीवर के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर होगी ना, तो कंप्लीट वैल्यू जो होगी वो रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे ना बस एक बात ये ध्यान देनी है कि आपको यहाँ पे ना एग्रीगेट करके चलना है। एग्रीगेट का मतलब क्या है? एग्जाम्पल में लेता हूं। मान लो आप मेरे सामने यहाँ पर बैठे हो, निकिता आपका नाम है, यहाँ पर एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, आकाश, ठीक है नहीं? अब आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट की। उस गोल्ड की रिंग की फेयर मार्केट वैल्यू जो है 40,000 है। और आकाश ने मुझे क्या किया, आकाश ने फॉर एग्जांपल मुझे गोल्ड की एक वॉच गिफ्ट कर दी और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 30,000 रुपये है। अब अगर मैं दोनों को देखूं, आपकी 40,000 रुपये है, इनकी 30,000 रुपये है, 50,000 से कम है। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है इन दोनों को एग्रीगेट करके चेक करो इन दोनों की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं एग्रीगेट करूंगा, 40 आपसे मुझे मिला, 30 इनसे मुझे मिला, 70,000 है, 50,000 से ऊपर है, तो कंप्लीट 70,000 मेरे हाथ में अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया विदाउट कंसिडरेशन। अब दूसरा केस क्या निकल के आ रहा है कि आपने मुझे क्या किया, गोल्ड की रिंग जो है ना वो गिफ्ट नहीं की, आपने गोल्ड की रिंग मुझे बेच दी, सेल कर दी। बट आपने सेल कैसे किया है? इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब इन एडिक्वेट का मतलब क्या है कि उस गोल्ड की रिंग की फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए की थी और आपने मुझे गोल्ड की रिंग बेच दिया 60,000 में।
अब सोच के बोला 1 लाख की गोल्ड की रिंग आपने मुझे 60,000 में दी, इट मीन 40,000 रुपए का यहाँ पे फर्क आ रहा है, ठीक है नी। और ऐसे ही आकाश ने क्या किया, गोल्ड की वॉच है, गोल्ड की वॉच 60,000 रुपए की है, उसने मुझे 30,000 रुपए की दे दी। अब अगर 60,000 रुपए की वॉच 30,000 रुपए की दे दी तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 30,000 रुपए का आ गया। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में ना आप डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस कितना है। अब आपके केस में डिफरेंस 40,000 रुपए था, इनके केस में डिफरेंस 30,000 रुपए का है। अगर मैं दोनों को एग्रीगेट करूंगा 70,000 हो गया, तो 50,000 से ऊपर है तो ये 70,000 की इनकम मेरे हाथ में अदर सोर्स की बन जाएंगी। बट यहाँ पे नॉर्मली बच्चा गलती क्या करता है, गलती वो ये करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निकिता ने विवेक को क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट की जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 40,000 रुपए है, और आकाश ने क्या किया, आकाश ने गोल्ड की रिंग गिफ्ट नहीं की, गोल्ड की रिंग सेल की है, और सेल की फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो मान लो 1,40,000 रुपए है। अब 1,40,000 की गोल्ड की रिंग आकाश ने मुझे 1 लाख में बेच दी। अब डिफरेंस यहां पे कितना आ रहा है, 40, और आपने जो मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट की है वो भी कितने की है, 40,000 रुपए की है। तो यहाँ पे 40 प्लस 40 80 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने मुझे गिफ्ट किया है, उसने मुझे सेल की है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रहे, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन वाले विदाउट कंसीडरेशन से एग्रीगेट होंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसीडरेशन वाले इन एडिक्वेट कंसीडरेशन से एग्रीगेट होंगे, बट विदाउट वाले ना इन एडिक्वेट से नहीं होंगे। मतलब सिंपल सी बात मतलब क्या है, सेल का सेल से और हाँ, लेना पड़ता ये सेल गिफ्ट से। सेल वाले हमें अलग करके चलने पड़ेंगे, गिफ्ट वाले हमें अलग करके चलने पड़ेंगे। सेल वालों को सेल वालों के डिफरेंस से एग्रीगेट करेंगे, गिफ्ट वालों को गिफ्ट वालों से करेंगे, बट आपस में एग्रीगेट नहीं करेंगे। ठीक है सर, वही चीज है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी लागू होगा। ना 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 ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो हम चेक करते हैं सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन, उसमें तो कोई एग्रीगेट हम करते ही नहीं है। इट मीन्स अगर आपने मुझे घर गिफ्ट किया, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000 रुपए है, आकाश ने मुझे घर गिफ्ट किया, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000 रुपए है, तो दोनों को एग्रीगेट करूंगा 80,000 बन जाएगी। बट गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल नहीं होगा, रीजन बीइंग क्योंकि इमूवेबल में हमें एग्रीगेट करना ही नहीं होता, इमूवेबल में हमें सिंगल सिंगल चेक करनी होती है। तो एग्रीगेट हमेशा जो होगा वो मूवेबल वाले केस में होगा, इमूवेबल वाले केस में नहीं होगा। तो सर इमूवेबल केस में क्या होगा? इमूवेबल में तो अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी अगर 50,000 से ऊपर होगी, सिर्फ तब टैक्सेबल करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है, ठीक थैंक यू है, सर। ओके जी, वेलकम। चलो और बताओ जी, और किसी का डाउट? जीएसटी में डाउट है? शशांक बोलो, शशांक क्या डाउट है जीएसटी में? सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, सप्लाई ऑफ सर्विस हैज सीज्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। सर इसमें इनवॉइस कब इशू होगा? जब आपने सीज किया उस दिन या उससे पहले। जब सीज किया उस दिन या उससे पहले? हाँ जी, ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है, सेकंड, बोलो। व्हेन कैन ए वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन बी कैंसिल्ड? मतलब सर एट वॉलेंटरी एनी टाइम, रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइम कर एनी सकते टाइम? हो, हाँ। सर इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब मैंने बिजनेस 6 मंथ अपने यहाँ नहीं किया, या पहले मैंने पहले एनओ? पहले था, पहले लिमिट होती थी 1 साल और 6 महीने की। अब गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर कैंसिल करवाना चाहते हो वॉलेंटरली, तो आपने मान लो अपनी मर्जी से करवाया, और अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। ओके सर। सर थर्ड क्वेश्चन, input tax credit on capital goods and inputs can be availed in one installment or in multiple installment? कैपिटल गुड्स का 1 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप ले सकते हो। ओके सर। हम्म, सर ये लास्ट सर, सर जो पैन कार्ड होता है सर, हम्म, उसकी सर रिक्वायरमेंट जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई परचेज करते हैं तब पैन कार्ड लाना पड़ता है, तो सर ऐसी कौन कितनी नीड है, मतलब जहाँ पैन नीड होती है पैन की? सेक्शन 139 कैपिटल ए अगर एक बार आप पढ़ोगे ना, तो उसमें अलग अलग यस। जगह दी हुई है, होटल का बिल जमा कराते हुए, बैंक में अकाउंट डिपॉजिट करते हुए, शेयर परचेज करते हुए, हर एक पर्टिकुलर हर जगह पे ना लिमिट है। तो वो लिमिट आपको 139 सेक्शन ए, मतलब सेक्शन 139 ए के अंदर दी हुई है। तो वो लिमिट्स सेशन आपको ना वन? वहां से याद करनी पड़ेगी। रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर है ना, रिटर्न ऑफ इनकम, यस उसमें एक सर। सेक्शन है 139 कैपिटल ए।
ओके सर। वो पैन कार्ड का है, एक बार वो रीड कर लेना, उसमें आपको लिमिट्स दिख जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। और बताओ जी। हेलो सर। हेलो। सर एक डाउट है। हाँ जी, बोलो। सर क्वेश्चन रीड करूंगा। हम्म। The first item in order of priority of set off between an unabsorbed depreciation, capital expenditure on scientific research, current year depreciation and brought forward business loss. सर इसमें आंसर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आंसर दिया हुआ। हम्म। सर करंट ईयर डेप्रिसिएशन होगा ना पहले? पहले करंट, उन्होंने क्या दिया हुआ है सबसे पहले? पहले तो करंट ईयर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होंगे हाँ। साइंटिफिक रिसर्च वाले। हम्म। ओके। हाँ सर, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पहले होंगे, फिर हाँ जी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन होंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड लॉसेस होंगे फॉरवर्ड, और यस। फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा ना सर? यस यस। सर यहाँ पे ऑप्शन कुछ आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, बट आपने बताया। थैंक यू। अच्छा, आप स्कैनर के अंदर क्वेश्चन है ये? हाँ स्कैनर के अंदर ही है। अच्छा, आपके पास मेरी स्कैनर। बुक अगर होगी तो बुक में मेरे ख्याल से सेट ऑफ के पहले ना ही दिया हुआ है आपका पॉइंट ये। ओके। ठीक है। देख लो। हम्म। देख। और बताओ जी। और कोई डाउट जी? बस, और किसी के डाउट नहीं है? सब सभी के डाउट खत्म हो गए? तो अब क्या करें फिर? बैठे रहें, एक दूसरे को देखते रहे ऐसे? सर, हाँ जी। आपने बताया ना कि आप एक बार कस्टम के डालोगे एमसीक्यूज। हाँ जी, हाँ, तो वो कब तक आए? डल जाएंगे जल्दी, इस हफ्ते में कोशिश पूरी है, डल जाएंगे। ओके सर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने ना वो फॉर्म्स का जीएसटी का डाला हुआ है टेलीग्राम में और अपने साइट में, तो उसमें जो येलो येलो आपने हाईलाइट किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को लर्न करे या जो हाईलाइट नहीं है देखो, उसको भी अब करना तो चाहिए? मैं तो ये कहूंगा, अब तो टाइम आपके पास है। अगर आप दिन में 3-4 फॉर्म भी पढ़ लोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा याद सारे करने, ऑब्वियस सी बात है याद सारे हो ही नहीं सकते। इवन जो नहीं हो प्रैक्टिस रहे। कर रहे हैं उनको भी नहीं सारे याद हो सकते। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ ना, जो 50+ साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे जीएसटी जिन्होंने स्टार्टिंग से डेली पढ़ा है, तो भी सारे फॉर्म नंबर किसी को याद नहीं हो सकते। बट मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कम से कम आप ये मान के चलो कि 7-8 नंबर के ना फॉर्म नंबर आ जाते हैं न्यू सिलेबस के अंदर, खास तौर पे। ओल्ड के अंदर तो इतने नहीं आते, बट न्यू के अंदर फॉर्म नंबर बहुत आते हैं। अगर पिछली बार का पेपर चेक करोगे, फॉर्म नंबर काफी सारे आए हुए थे। तो जितने येलो वाले हैं वो तो याद करने ही करने हैं, बट जो नॉन येलो वाले हैं ना, उसको सिर्फ एक बार रीड कर लो, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कम से कम माइंड में कुछ आए कि हमने ऐसा कहीं पढ़ा हुआ है। और देखो अभी काफी टाइम है, अगर मैं आज बात करता हूँ और हमारी 26 जुलाई है, और 26 जुलाई से लेकर देखो 26 दिसंबर को आपके एग्जाम है। 26 21st। 26 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है ना, या 21? 21st से। अच्छा, 21, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मेरे 150 ख्याल दिन से सर। हैं। 150 दिन है सर। हाँ, तो मतलब अप्रोक्स। 150 दिन तो पूरे पड़े हैं। तो जो येलो वाले हैं वो तो जरूर याद करने ही करने, बाकी जो है उसकी कोशिश कर लो, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कम से कम ये हो कि अगर 5 नंबर के फॉर्म नंबर वाले क्वेश्चन बने तो कम से कम 3 नंबर तो हमारे जरूर हो। ऐसा ना हो ना कि हम फॉर्म नंबर छोड़ के ही चले जाए बिना बात के 5 नंबर भी नहीं, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर ये बात बोलो कि फॉर्म नंबर के अंदर कोई लॉजिक है, लॉजिक तो है नहीं। अब एक बच्चा मुझे बोले कि सर रिटर्न फाइल करने का यही फॉर्म नंबर क्यों है, उसका तो लॉजिक मेरे पास नहीं है। रिटर्न फाइल होती क्यों है उसका लॉजिक है, इसी फॉर्म नंबर के अंदर फाइल क्यों होती है वो तो हमें याद करना पड़ेगा, आपको भी याद करना है और मुझे भी याद करना है। ठीक है ना? तो वो जितना जल्दी मतलब हो सकेगा डेली बेस पे अगर याद करते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है सर। हाँ जी, चलो। सर। और हाँ जी, सर वो एक डाउट था। बोलो।
सर डेप्रिसिएशन होगा ना पीजीबीपी में, डेप्रिसिएशन कहता हूँ, हाँ वो डेप्रिसिएशन था ना सेक्शन 32। सर उसमें वो एसएलएम मेथड में सर 3 केसेस थे। हम्म सर उसमें कुछ डाउट आ रहा है, क्या आप दोबारा समझा दोगे? मतलब वो 3। उसके अंदर तो यार ये चीज थी कि मान लो आपकी एसएलएफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस में फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट ली है, 100 लाख रुपए की एसेट आपने ली है और हम्म 60 लाख रुपए आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, 40 लाख की एसेट आपकी बैलेंस बची है, मतलब 40 लाख की डब्ल्यूडीबी बची है और ओके। अब वो एसेट आपने बेची थी 20 लाख की। हम्म अब 40 लाख की डब्ल्यूडीबी बची थी, बेच आपने 20 लाख की दी, तो गवर्नमेंट कहती है उस 20 लाख को हम नाम देंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। हम्म इट मीन सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर सेल प्राइस आपका डब्ल्यूडीबी से भी कम है तो जो भी हाँ। आपका डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सेल प्राइस डब्ल्यूडीवी में से कम है तो। हाँ, सेल प्राइस अगर डब्ल्यूडीबी से कम है और अगर मान लो अब 100 लाख की एसेट थी, 60 लाख आपने क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन, 40 लाख आपके पास बैलेंस बच गए। हम्म अब आपने वो एसेट बेच दी 60 लाख की। हम्म अब 40 लाख की डब्ल्यूडीबी थी, आपने बेच दी 60 लाख की, तो जो 20 लाख रुपए सेल प्राइस। एडिशनल रिकवरी हुई उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, वो टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। अच्छा। ठीक है, बट 100 लाख की एसेट थी, आपने 60 लाख की बेच दी, सॉरी 100 लाख की एसेट थी, आपने 60 लाख रुपए डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 40 लाख की डब्ल्यूडी बच गई। हम्म अब ये जो एसेट आपने बेची है ना, लेट्स टेक एग्जांपल, आपने 120 लाख की बेची है, हाँ अच्छा। अब कॉस्ट आपकी 100 लाख है, हम्म बेची आपने 120 लाख की है, हाँ 20 लाख की। तो ये कॉस्ट से ऊपर वाला तो जाएगा कैपिटल गेन में और बाकी जो रिकवरी होगी वो सारी पीजीपी के अंदर जाएगी। ओके सर। और सर वो 35 वो बोले थे ना आपने कुछ रिडक्शंस, रिडक्शंस नहीं, वो सेम ट्रीटमेंट और दूसरी कई जगह भी आता है सिमिलरली, और मतलब वो तो इसके अंदर आता है ना, 35। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस वाला जो है 35 ABB और 35 AB, उसके अंदर भी सेम आता है। वहां पर भी ट्रीटमेंट सेम है बट वर्ड्स अलग है ना सर? वर्ड्स अलग मैंने है वहां देखी है। पे, उसको हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। ओके। हाँ, उसको जैसे यहाँ पे हम बैलेंसिंग चार्ज बोल रहे हैं, वहां पे हम प्रॉफिट बोलते हैं। हाँ ओके। जी। और सर और एक डाउट था, लास्ट डाउट। हम्म सर रेसिडेंशियल स्टेटस में वो शिप और क्रू का मेंबर है ना सर, वो पॉइंट सर उसमें तो ये डेज जो कैसे काउंट करते हैं, मतलब सर वो शिप के जो अंदर था उस दिन, वो दिन काउंट नहीं होंगे जिस जिस दिन शिप के साइनिंग ऑफ हो? जो शिप का साइनिंग ऑफ होगा हम्म और जो शिप का ज्वाइनिंग डेट होगा, हम्म ये दोनों दिन आपके इंडिया से बाहर काउंट होंगे। ओके। तो उस केस में जितना भी अब टोटल डेज आ रहे हैं ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ तक, उसको 366 दिन में से माइनस कर लो, क्योंकि लीप ईयर चल रहा है। हाँ तो 300, 366। हाँ 366 में से माइनस कर लो, फिर बैलेंस जो भी आएगा, अगर वो 182 या उससे ऊपर होगा फिर तो वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो फिर वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अब सर दिसंबर के लिए भी 366 से ही माइनस हाँ करना हाँ, पड़ेगा नालायक, तो। लीप ईयर चल रहा है ना अभी आपका, तो आपके दिसंबर तक के लिए तो वही है। हम्म थैंक यू सर। ओके जी। शशांक, सर आपका डाउट है कोई? सर हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, हम्म if all supplies made by a supplier are covered under RCM, so हम्म they still register under CGST at if the threshold exceeds the prescribed limits. मतलब मैं एक बार दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? If all supplies made by a supplier are covered under RCM, हम्म should they still register under नहीं CGST? नहीं, अगर सारी सप्लाई मेरी आरसीएम में ही कवर हैं तो उस केस में रजिस्ट्रेशन करवाने की तो मैं लाइबल ही न्यू सेक्शन 23 में चला जाऊंगा फिर मैं। Okay, sir. बट अगर रिसीवर की बात करूंगा, जो जीएसटी पे कर रहा है रिवर्स चार्ज में, उसको सेक्शन 24 में स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। Okay, sir. सर इसमें रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है? हाँ, सप्लायर को नहीं है, यस सर, आरसीएम में कवर्ड है। रिसीवर को है। ओके सर, हाँ थैंक जी। यू सर। ओके जी। हाँ आकाश बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, जो अमेंडमेंट है दिसंबर के लिए सर, वो ज्यादा है कम है? यार जीएसटी में तो हैं, अच्छी खासी हैं। अच्छा। और इनकम क्यों, टैक्स क्या में? हुआ, ये घबरा क्यों गए आप? एकदम अच्छा है तो आपने ऐसे बोले से पता नहीं क्या हो गया हो। नहीं सर नहीं, ऐसे ही पूछना था ना सर। हाँ भाई, जीएसटी में तो है यार, देखो जीएसटी में मतलब अच्छी अमेंडमेंट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जीएसटी में ये होता क्या है, देखो जीएसटी में ना इनकम टैक्स में इतनी अमेंडमेंट्स क्यों नहीं आती, क्योंकि फाइनेंस एक्ट दोनों में सेम होता है।
तो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट नहीं है, इनकम टैक्स में मुश्किल से लगा लो 1 लेक्चर लगता होगा अमेंडमेंट का, बट जीएसटी के प्रॉब्लम क्या है, उसमें सारी अमेंडमेंट्स आती है नोटिफिकेशन से ऑलमोस्ट, यस सर। और वो नोटिफिकेशन डे टू डे डेली चेंज होती रहती हैं। तो मेजर अमेंडमेंट कॉम्पोजिट स्कीम के चैप्टर में आई हैं, रिवर्स चार्ज में आई हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर आई हैं, रिटर्न में आई हैं, पेमेंट में आई हैं। ओके हाँ ठीक है। हाँ, बट घबराओ मत, हो जाएगा। अपना नॉर्मल तैयारी करके चलो, आप ये मत सोचो कि जो पुराना जीएसटी पढ़ा वो बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले पढ़ा वो तो है ही है, उसके अंदर कुछ अपडेशन है, और वो समझ में ही तब आएंगी जब पहले आपने पढ़ा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बच्चे पुराना तो पढ़ते नहीं, उनको पता है कि अमेंडमेंट आ गई तो नया ही पढ़ लेंगे। अब नया समझ में आएगा ही नहीं पुराने के बिना, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो, और कोई डाउट जी? चले फिर। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ जी शशांक बोलो। Hello, sir. हम्म The registered person has paid IGST by treating intra-state supply as interstate supply. The officer has levied CGST and SGST as same as intra-state. What is the remedy? मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, क्या कह रहे हो? Sir, the registered person has paid IGST by treating intra-state supply as interstate supply. हाँ, The officer has levied CGST and SGST as same as intra-state. What is the remedy? रेमेडी तो ये है, उसको रिफंड मिल जाएगा। होता क्या है, अगर आपने रिफंड का से- चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो, उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने इंट्रा को इंटर मान लिया और अगर इंटर को इंट्रा मान लिया, तो इस केस को हम बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। उस केस में आप रिफंड लेके फिर नहीं, जो मेन गवर्नमेंट होती है उसको आपको पेमेंट करनी पड़ती है फिर। Okay, sir. हाँ, तो रेमेडी वो पूछ रहा है ना कि रेमेडी क्या मिलेगी, तो उस केस में रिफंड मिलेगा और दूसरी Okay, sir. गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फिर। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, बाकी एक बार क्वेश्चन अगर मेरे को भेज सको व्हाट्सएप पे तो आप भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। Okay, sir. Thank you, sir. ओके जी। सर हाँ जी। सर एक कॉन्सेप्ट था क्लोज हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर वो एक कॉन्सेप्ट समझा दो। क्लोजली हेल्ड कंपनी तो अलग है, कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है प्राइवेट कंपनी। क्लोजली हेल्ड नहीं कंपनी सर, वो अदर सोर्स में आता है ना, डीम्ड हाँ डिविडेंड। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस प्राइवेट कंपनी। उसके अंदर तो यह है कि अगर कोई शेयर होल्डर, मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी खोली है प्राइवेट लिमिटेड, और अगर मेरे उस कंपनी में 10% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर वो क्लोजली हेल्ड कंपनी इस स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन देती है या स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को एडवांस देगी, तो उस केस में ये लोन और एडवांस जो होगा ना, शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। ओके, ठीक है, और इस पे सीडीडी काटना पड़ेगा। और आपको मैंने पहले भी सर- कहा था, ये डिविडेंड जो है वो 222E वाला है, हाँ और इस पे जो सीडीडी कटेगा वो 34.944% से कटेगा। ओके, थैंक यू। ओके जी, चलो जी, चलें फिर। एक बार फाइनली अपना माइक ऑन करके बोल दो किसी को डाउट है या नहीं है। No, sir. नहीं है. मैं वन बाय वन। No, sir. नहीं है No, किसी को sir. डाउट? No, sir. चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को शाम को स्टूडेंट दरबार के अंदर। उसके अंदर सैलरी वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, टेस्ट में जो आपका सैलरी का ले रहा हूँ। और देन फिर सैटरडे को भी मेरा शाम को डाउट सेशन होगा। तो आपके जो भी डाउट्स अगर पेंडिंग बचे हैं स्कैनर के, एमसीक्यूज के, तो मुझे अपना थर्सडे फ्राइडे तक भेज देना, ताकि मैं सैटरडे को वो डाउट शाम को ले लूंगा। अगर उसमें भी डाउट्स कंप्लीट नहीं होंगे देन फिर, अच्छा संडे को ना ध्यान रखना, अगले संडे को डाउट सेशन नहीं होगा हमारा, ठीक है ना, Okay, sir. क्योंकि अगले संडे को Okay. भाई का बर्थडे है फिर, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस हाँ। सर। तो उसमें फिर आपका जो, थैंक यू, तो उसमें फिर आपको मैं शाम को वही 7 से लेके 10:30 11 बजे तक जो भी आपकी क्लास होगी वो लिमिट बेस वाली पूरी इनकम टैक्स की वो मैं डालूंगा। उम्मीद करूंगा आप देखोगे, और उसको एक बार नहीं देखना, कम से कम 4-5 बार एग्जाम से पहले देख लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। Okay, sir. और बाकी उसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हैं, बट उसके अंदर ना मैं कुछ अपडेशन भी करूंगा। तो वो नोट्स जब मेरा सेशन होगा 7 से शाम को, मतलब 7 से 11, उस सेशन के बाद दोबारा से एक बार फिर अपलोड करूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट वाले, तो वो आप दोबारा से डाउनलोड कर लेना। Okay, ठीक sir. है।
ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, और यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर और फोन के ऊपर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिंद सर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस बाय यू, सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।